चलो आज का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, सो ये थ्योरम है क्या, इसको किस लिए यूज करते हैं और ये किस किस क्वेश्चन में ये कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम किसके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग दो टाइप के मैट्रिक्स पढ़ते हैं और इस मैट्रिक्स में अपने पास है रेक्टेंगल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स को और क्या बोलते हैं, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम जो अवेलेबल होता है सिर्फ वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अवेलेबल होता है और इस थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इसने स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि स्टेटमेंट है मेरे पास, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या आपको ये समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बात करता हूं किसी भी मैट्रिक्स में, तो वो होता क्या है, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का आप लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हो, मतलब a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, सो उस केस में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलती है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है लैम्डा के फॉर्म में। अब जैसे ही आप लैम्डा के फॉर्म में वैल्यूज निकालते हो लैम्डा की, तो वो होती है आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यू का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में कर दिया है काफी डिटेल में, और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर फॉलो करना। और उसके बाद आपका ये नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड होगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे। सो अपने को समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो है a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, और लिखा हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मतलब यहां से आपको लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी और वही लैम्डा की वैल्यू बनेगी मैट्रिक्स की वैल्यू। तो यही स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो जो भी यहाँ पे लैम्डा का इक्वेशन बनेगा और जिस भी ऑर्डर का वो होगा, जिस भी पावर का वो होगा, वहां से लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी और वही लैम्डा की वैल्यू बनेगी आपकी आइगन वैल्यू, और वही आइगन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स की वैल्यूज, दैट इज द रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स या रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, या एग्जांपल के फॉर्म में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, देखो जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस कैले हैमिल्टन थ्योरम को हम लोग कैसे यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, अगेन एक 2 क्रॉस 2 का मेरे पास मैट्रिक्स है और ये मेरे पास 2 3 माइनस 1 4। ओके, तो यहां पे आपने एग्जांपल लिया हुआ है, सो 1 2 माइनस 3 एंड 4, ये मेरे पास एग्जांपल है। और इस एग्जांपल का अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम अपन कैसे अप्लाई करते हैं तो सब कुछ देख लेते हैं। और उसके पहले अगर थ्योरम आपको यूज करना है तो आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेके आते हैं। सो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2 का। सो कंफर्म है कि जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो दो आइगन वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस लैम्डा, ये हो गया 2 माइनस 3 4 माइनस लैम्डा। अगर इसका मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूं इक्वल टू 0, सो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस, और ये हो गया मेरे पास माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको मिल रही है क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये मिल गया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और यहां से आप लोग आइगन वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो। आप अपने कैलकुलेटर में पुट करो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0, तो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी और वही लैम्डा की वैल्यू बनेगी आइगन वैल्यूज। ठीक, अपने को आइगन वैल्यू से भी मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कैले हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट से। और वो स्टेटमेंट क्या लिखा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये मेरे पास स्टेटमेंट है। अगर मैं स्टेटमेंट को देखता हूं तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लैम्डा की वैल्यूज मिलती है ना, वो मतलब a इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा फॉलो होने वाला है। इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
और इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और ये जो फॉर्म मेरे को मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या आपको समझ में आई? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। और जब भी हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें अगर कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कांस्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? यहाँ पे जनरली क्या होता है? 10। ये हो गया a स्क्वायर जो मैट्रिक्स के फॉर्म में -5a प्लस 10। 10 एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, और स्केलर क्वांटिटी का जब किसी मैट्रिक्स इक्वेशन में एडिशन होता है या किसी मैट्रिक्स में एडिशन होता है तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? हम लिखते हैं यहाँ पे i के फॉर्म में। क्या आपको समझ में आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स इक्वेशन। a स्क्वायर -5a प्लस 10i इज इक्वल टू 0। ये हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है मेरे पास एक लाइन क्या है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करता हूं तो मेरे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखने के दो तरीके होते हैं। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप फॉर्म करते हो तो उसके दो तरीके हो गए। अब तो कैसा? एक तरीका ये है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये मेरे पास एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन ये होती है कि ये जो फॉर्मूला है वो अवेलेबल होता है। अवेलेबल, ये फॉर्म जो होता है वो अवेलेबल फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसके लिए अवेलेबल है मेरे पास? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है शुड नॉट बी 0। ये देख लो यहाँ पे, मतलब यहां से अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए फॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब है मॉड ऑफ इट 0, सो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाता है? वो अनडिफाइंड फॉर्म। सो दैट्स व्हाई अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? दूसरा तरीका ये है कि अगर अपने को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करना है तो मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज कर सकता हूं। सर कैसे? समझ में नहीं आया? देखो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, सो आप इसको नोट कर लो आराम से और फिर आपको बताता हूं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अपन कैसे यहाँ पे फॉर्म करने वाले। ओके, सो देखो एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करने का। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और दूसरा तरीका है कैले हैमिल्टन थ्योरम से। अगर मैं यहाँ मैट्रिक्स इक्वेशन को यहाँ पे प्रोसीड करता हूं, मतलब यहाँ पे लिखा मैंने a स्क्वायर, ठीक है, -5a प्लस 10i इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय a इनवर्स। अब जैसे ही आप a इनवर्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस वन, इस टाइप से, और ये हो जाएगा 10 इंटू आई। आई का मतलब क्या होता है? 1 है ना, यूनिट मैट्रिक्स है मेरे पास। और जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं तो आई ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे a इनवर्स इज इक्वल टू 0। सो आई यहाँ पे मतलब क्या है? उसका सिर्फ 1 है। और a इनवर्स a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a -5। a इनवर्स और a दोनों कैंसिल हो गए। अब कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है 1। समझ में आ रहा है चीज? तो -5 इंटू 1, और -5 इंटू 1, 1 को हम लोग क्या लिखते हैं मैट्रिक्स के लैंग्वेज में? हम लोग लिखते हैं यहाँ पे i। तो ये हो गया a -5i प्लस 10a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर अपन 10a इनवर्स को देखते हैं तो ये हो गया मेरे पास 5i minus a। so a इनवर्स वी हैव 5i minus a, और अगर मैं इसको लिख रहा हूं डिवाइड बाय 10 के फॉर्म में तो 1/10, ये हो गया 5i minus a। सो ये हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करने का तरीका। और इसको हम लोगों ने कहां से फाइंड करना स्टार्ट किया? हम लोगों ने उस गिवन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेके आए, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हम लोगों ने ये बोला कि भाई हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। सो उसके लिए मैंने यूज किया a इज इक्वल टू लैम्डा, और उस केस में a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10i इज इक्वल टू 0। ये मेरे को मिला मैट्रिक्स इक्वेशन, और इसी मैट्रिक्स इक्वेशन में मैंने बोथ द साइड a इनवर्स का मल्टीप्लाई किया।
सर ए इनवर्स क्यों लेके आया आप? क्योंकि मुझे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना, ये भी तो सीखना है ना। तो मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 5i माइनस ए। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं उस मैट्रिक्स का यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं इसको फॉर्म कैसे करते हैं, कहां से ये आता है, कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से मैं आपको अप्लाई करने वाला हूं। समझ रहे हैं अपन यहाँ पे? ठीक है, इसको देखो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास ए इनवर्स। सबसे पहले काम करते हैं, जो अपने को पहले से पता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, उससे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे अगर मैं ए इनवर्स फाइंड कर रहा हूं तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो पहले यार ये चेक कर लो कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और मैट्रिक्स का आपको सॉल्व करना है कि भाई इनवर्स क्या होगा, तो पहले आप ये चेक करो कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो पहले मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं। तो डिटरमिनेंट हो गया मेरे पास, ये हो गया 1 into 4 माइनस 3 into 2। सो मेरे पास हो गया 4 plus 6, कितना हो गया मेरे पास 10। ओके, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट आपको फाइंड करना है, तो एडजॉइंट भी हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है, आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, 2x2 मैट्रिक्स के लिए अवेलेबल है ये। जब भी अपन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं वो 2x2 का है, तो ये जो लीडिंग डायगोनल्स हैं ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे? ये देख लो, ये 1 हो गया और ये 4 और ये 1। समझ में आ रहा है? ये दोनों आपस में रिप्लेस हो गए और बाद में ये दोनों जो एलिमेंट्स है इसका एज इट इज आपको रखना है और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये हो गया -2 और ये हो गया 3। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। आपने एडजॉइंट फाइंड किया यहाँ पे, तो एडजॉइंट में आप लोग क्या कर रहे हैं, फिर से आपको बता रहा हूं कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है उसको आप आपस में इंटरचेंज कर दो और ये जो एलिमेंट्स है उसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज पुट करके। तो ये मेरे को मिल गया 4 -2 3 and 1। तो आप जब इसका ए इनवर्स देखोगे यहाँ पे, तो ए इनवर्स मेरे को दिखेगा 1/10 डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स हो गया 4 -2 3 and 1। तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपने फाइंड किया इस फॉर्मूले से। अभी अपना मेन टास्क क्या है, ये फॉर्मूला टास्क नहीं है अपना क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम से कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इक्वेशन नंबर 1 से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं A इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 और क्या लिखा अपने पास 5i। तो 5i को मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे 5, ये देखो 5 लिखा मैंने, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू, मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या है 1 2 और -3 and 4। ये मेरे पास वैल्यू हो गई और इसको अपने को सॉल्व करना है। जैसे आप सॉल्व करोगे ये हो गया 1/10 5 -1 कितना हो गया मेरे पास, ये 4 हो गया। 5 into 0 -2, ये क्या हो -2 हो गया मेरे पास। 5 0 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 और 5 -4 मतलब ये हो गया 1। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपने फाइंड किया था इस फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो वो आया 1/10 4 -2 3 and 1। और यहाँ पे जब कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज किए तो ये हो गया 1/10 4 -2 3 and 1। ठीक, तो आप देख रहे होंगे दोनों से जो आंसर आ रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का वो बिल्कुल सेम है। सो ये होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो आप लोग को ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा आसान क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सर ये फॉर्मूला ही ठीक है अपने पास कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय ए, तो आपको एडजॉइंट फाइंड करना है और डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है, वहां से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो वो ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें लेस नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। लेकिन जैसे आप कैले हैमिल्टन थ्योरम पे आते हो तो वहां पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए वो काफी बढ़ जाएंगे। सो ऐसा क्या है कि इसमें क्वेश्चन कैसे अप्लाई होगा, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस कैले हैमिल्टन थ्योरम से बनेंगे, वो आपको मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा जस्ट थोड़ी देर में। तो पहले आप इसको आराम से नोट कर लो और देखिए हम लोग कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन कैसे आते हैं जस्ट आप थोड़ा सा वेट करो और क्वेश्चन बस डिस्कस होने वाला है इसके बाद। ओके, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम डिस्कस किया था और मैंने वहां पे आपको एक 2x2 मैट्रिक्स का यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था और वहां से मैंने डिस्कस किया था कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से कैसे हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे इनवर्स फाइंड करते हैं।
ओके। और मैंने वहां पे आपको दिखा था कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को मैंने लेके आया और उसे कन्वर्ट किया ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके और वो इक्वेशंस में, और उस इक्वेशन से हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किए थे, ठीक है। और मैंने आपको उसी एग्जांपल में कैसे फाइंड किए थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला था अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो ये मेरे पास दो तरीके हैं, किसी भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से इनवर्स आपको फाइंड करना है, और उसी के लिए मैंने चलो कैले हैमिल्टन थ्योरम से और भी अपन कमांड करते हैं, और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ था, और ये क्वेश्चन आया था गेट 2009 पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लो, ये जो क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है ये है गेट 2009 का, ठीक है। और गेट 2009 का अगर अपन डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चन एक कॉमन डेटा क्वेश्चन था, और कॉमन डेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ था कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यार ये जो स्टेटमेंट है ये जाना पहचाना सा लग रहा है कि ऑलरेडी तो ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके ना, और ये क्वेश्चन में भी गिवन था, है ना। अगर आप ये ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में अगर ये स्टेटमेंट गिवन नहीं है, अगर वो कैले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट आपको ऑलवेज हर क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं यहां से, तो यहां पे लिखा हुआ है कंसीडर अ मैट्रिक्स -3 2 -1 0, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, और लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द रिलेशन, और ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। और सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है a पावर 9 इज, सो 511a plus 510i और 309a plus 310i। सो ये सब ऑप्शन में यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो चेक कर लेते हैं अपन कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट लेने वाले हैं, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका अप्रोच जो है इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप ध्यान दिए होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक रिलेशन दिख रहा है, एक इक्वेशन दिख रहा है, और वो कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, किस टाइप का, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिख रहा है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपको प्रोसीड करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे डायरेक्टली, ओके। सो देखो यहाँ पे मैं कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं, जस्ट आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सो मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे गिवन है मैट्रिक्स A -3 2 -1 0, ओके, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बात करता हूं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो -3 माइनस लैम्डा 2 -1 0 माइनस लैम्डा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स बन गया, और ये मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना, 0 पुट करना है, ठीक। सो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका तो बहुत ही आसान है 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट के लिए। सो ये हो गया मेरे पास 3 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अपन आ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे, और आपको ये पता है कि अगर इस रिलेशन को अपन देख रहे हैं इक्वेशन से, फर्स्ट क्वेश्चन से, सो मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द रिलेशन। सो कौन सा मैट्रिक्स इक्वेशन मिलता कैसे अपने को, जब हम लोग यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई करते हैं, मतलब बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। और इस थ्योरम में अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो ये अपन लिखते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब है कि जो भी आइगन वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और वही रूट्स होता है मैट्रिक्स के लिए। इसका मतलब है यहां मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, और जब भी हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं तो 2 into 1 है ना यहाँ पे, और 1 को हम लोग क्या लिखते हैं मैट्रिक्स की भाषा में i लिखते हैं। तो ये अपने को मिल गया फाइनली यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, आंसर चेक करते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन देखो a स्क्वायर प्लस 3i, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, 2a इनवर्स। चलो एक काम करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे a इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने बोथ द साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा, देखना यहाँ पे a इनवर्स a स्क्वायर प्लस 3a इनवर्स a प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। सो यहां पे आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया a प्लस 3i, a इनवर्स इनटू a, ये हो गया i, मतलब 1 बच रहा है, और ये हो गया मेरे पास 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक।
अच्छा, अगर आपको इसी मैट्रिक्स का अगर ए इनवर्स फाइंड करना है थ्रू कैले हैमिल्टन थ्योरम, सो आप करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 3i, ठीक है, माइनस, तो यहां पे हो गया मेरे पास माइनस कॉमन, सो 3i प्लस a, ओके, और यहां पे 2 आ गया 1/2। सो ये अपने पास हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का, लेकिन अपने को उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उसमें आस्किंग नहीं है। क्वेश्चन किस चीज में आस्किंग है यहाँ पे कि मैट्रिक्स का जो रिलेशन है वो कौन सा बन रहा है यहाँ पे। सो जैसा आप देख रहे होंगे ये जो फॉर्म है a प्लस 3i प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। सो ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करें तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर मैं सेकंड को देख रहा हूँ बी ऑप्शन को, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2i, तो ये तो अपने पास है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। अगर कहीं पे भी आपने मिस्टेक कर दिया ना, अगर आपने चलो ये लिख दिया 3i 3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 3a। सो यहाँ पे अगर 2a आपने लिख दिया 2a, तो आपका ऑप्शन बी मैच कर जाएगा और आपका गलत आंसर आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करता हूं तो ऑप्शन डी तो यहां से कहीं से भी दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे अपन एक्सपोनेंशियल यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, कभी भी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी तो अपना आंसर होना चाहिए। सो मैं आपसे पहले से यहाँ पे ऑप्शन ए को, ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर रहा हूं, लेकिन अब भरोसा भी कर लेते हैं कि क्या वाकई में ऑप्शन सी आ रहा है। तो जैसा आप देख रहे हो कि ऑप्शन सी जो है वो a प्लस आई ए प्लस 2i लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई भी फॉर्म अपने पास नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को आगे सॉल्व करता हूं, देखो कैसे, मैं लिखा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है मुझे, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैंने a कॉमन लिया तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a प्लस 3, और यहाँ पे a कॉमन निकला तो बचा है 3 इंटू 1, और 1 को मैट्रिक्स की भाषा में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 3i, ओके। और यहां से अगर मैंने कॉमन निकाला, ठीक, तो ये स्प्लिट किसमें हो रहा है एक्चुअल में, ये स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं स्प्लिट करके आपको बताऊं, सो ये आपको स्प्लिट होकर दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। सो ये मिड टर्म स्प्लिट हो गया, जैसे मैंने आपको बोल रहा था अभी। तो यहाँ पे हो गया a कॉमन, सो ये हो गया a प्लस 2i, और मैंने अगर कॉमन लिया i को कॉमन ले रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग, ओके। सो यहाँ पे हो गया i, और ये बचा a प्लस 2 ये i इज इक्वल टू 0। सो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होते हैं, आपको दिख रहा है दैट इज a प्लस 2i और a प्लस i इज इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया मेरे पास इट्स मैट्रिक्स का आंसर, और ये हो गया ऑप्शन सी की तरह आपको ये दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ चुका है, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। सो ये आप नोट कर लेंगे, आंसर आ गया मेरे पास ऑप्शन सी। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पे a पावर 9 इज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ चुका है। अगर मैं a पावर 9 देख रहा हूं तो अपने को 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चेक करते हैं हम लोग कि सेकंड क्वेश्चन में क्या आने वाला है, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको पूरा सॉल्यूशन को आप नोट कर लो, अपने कॉपी का नोट्स आप बढ़िया सा बनाओ, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप नोट कर लो इसको। सो अभी आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखा कैसे आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, और कैसे हम लोग सॉल्व किए, कैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करते हैं। सो ऐसे ही ना और भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं गेट के प्रीवियस ईयर में, और भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो किसी भी बुक से। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल यहाँ से 3 से 4 साल में ना एक क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम से बिल्कुल दिखता है, चाहे मैं किसी भी ब्रांच की बात करता हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 1, और उसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन सी, ठीक। तो कैसे इस क्वेश्चन में हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे यूज किए, और उससे हम जो आंसर लेके आए यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन में उसको चेंज किए, क्योंकि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो उस केस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लेके आए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, और चलो उसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक मेरे को लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि हर 2 से 3 साल या 3 से 4 साल में एक नया क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल गेट के पेपर में आता है, चाहे मैं कोई भी ब्रांच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, और यहाँ से जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहाँ पे फाइंड किए थे वो था मेरे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से आपको लैम्डा की वैल्यूज मिल रही है, फर्स्ट है -2 और एक -1, और आपको पता ही है कैले हैमिल्टन थ्योरम से
जो लैम्डा की वैल्यू है वही ए की वैल्यू बनेगी यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे। सो -2 एंड -1 जो है वो ए की वैल्यूज है, ये मैट्रिक्स के रूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट्स है यहाँ पे, और इसी के लिए मैं यहाँ पे चलो a पावर 9 यूज कर रहा हूँ। सर आप इसको ऐसे ही क्यों कर रहे हो, इसका फायदा क्या है आप में, वो भी आपको बता दूं। क्योंकि अगर आप a पावर 9 की बात करते हो ना, तो आपने चलो a पावर 9 निकाला, तो a पावर 9 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 8 टाइम्स, तभी तो आपके पास a पावर 9 यहाँ पे आने वाला है। मतलब आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म फिर, है ना, उसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। सो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करने वाले हैं, और a की वैल्यू जो है वही लैम्डा की वैल्यू बनेगी, और लैम्डा की वैल्यू है -1 और -2। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। सो देखो यहाँ पे मैं कैसे इसको फॉर्म कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे भाई a पावर 9 मेरे पास क्या है, a पावर 9 मेरे पास क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, a पावर 9 फाइंड कर रहा हूं। सो मैं a इज इक्वल टू -2 के लिए अगर मैं देखूं a पावर 9 क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है -2 स्क्वायर, और -2 स्क्वायर यहाँ पे हो गया, सॉरी -2 पावर 9। ठीक है, तो -2 पावर 9 में कितना बोलने वाला हूं, -512। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे a इक्वल टू -1 के लिए, सो यहाँ पे a पावर 9 जो होने वाला है -1 पावर 9, और ये हो जाएगा -1। सो ये मेरे पास a पावर 9 की वैल्यूज आ रही है। कौन कौन सी वैल्यूज है मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले है -512 और -1, ये दो वैल्यूज आ रही है। अब एक काम करते हैं, अपन ऑप्शन पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को देख रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं यहाँ पे सबके सब। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास ऑप्शन ए। ठीक, सो ऑप्शन ए में लिखा है मेरे पास यहाँ पे 511 प्लस 510i। ठीक, और यहां पे लिखा हुआ है a 511a प्लस 510i। अगर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू -2 के लिए, सो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो ये हो गया मेरे पास 511 इंटू -2, ओके 510, और i का यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या होता है, ये 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास -1022 प्लस 510, तो मेरे पास आ गया -512। आपको समझ में आ रहा है। अब दूसरी वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया दूसरी वैल्यू मेरे पास फॉर a इज इक्वल टू -1। अगर आपने इसको पुट किया तो ये हो गया मेरे पास 511 इंटू -1 प्लस 510 इंटू 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है मेरे पास, 1 होता है। तो यहां पे अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको दिख रहा है -511 प्लस 510, तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे -1। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन का जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स का जो पॉलिनोमियल गिवन है 511a प्लस 510i, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये पॉलिनोमियल आपको जो गिवन है, इसमें आपका एक आंसर आ रहा है -512। किसके लिए आ रहा है ये, -2 के लिए। और सेम एज इट इज आप देखोगे यहाँ पे a पावर 9 के लिए -2 की वैल्यू आपने पुट किया तो आपको कितना मिला 512। और सेम एज अगर मैं a की वैल्यू 1 की बात करता हूं, तो उस केस में भी आपको जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है ऑप्शन ए में, वो -1 आपको प्रोवाइड कर रहा है। और वैसे ही a पावर 9 भी आपको यहाँ पे -1 के लिए -1 दे रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ही पहली बार में सेटिस्फाई हो गया। मतलब यहां से अगर आप आंसर देते हो तो ऑप्शन ए तो कंफर्म है। ठीक है, तो यहां से अपन आंसर निकाल पा रहे हैं आइगन वैल्यूज के लिए। और आप समझ गए होंगे कैसे अपन आइगन वैल्यूज का जो स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे सेटिस्फाई किया। सो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो कैसा इसका प्रोसीजर है, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, वो आप आराम से देख लो यहाँ पे। और आप क्या करोगे पता है, अब आपके पास अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप क्या करना कि आप बाकी ऑप्शंस को भी सेटिस्फाई करके देखना क्या वो ऑप्शन सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि आंसर तो ए आ चुका है ना। तो आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करो और उसके बाद बी और सी के जो भी ऑप्शंस हैं, जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आपको गिवन है, उसको एक बार सेटिस्फाई करके आप देखो। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन तो ये तो कंफर्म है ही अपने पास, लेकिन फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप क्या करो, ऑप्शन बी और सी को भी सेटिस्फाई करके देखो। और सर आप डी की बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि डी तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों पता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का टर्म कहां से आ गया, ये तो कभी ऑप्शन में हो नहीं सकता है। ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 9a, ये तो इररिलेवेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज। तो यहां से आप देख रहे हो कैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम को हम लोग किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज किए। तो आप इसको आराम से नोट कर लो, कॉपी का नोट्स अच्छा बनाओ। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो पहले से यहाँ पे फिक्स है, और 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे तो कंफर्म है कि दो आइगन वैल्यूज तो आपको दिखेंगे इस क्वेश्चन में। सो आपको दिख रहा है कि दो आइगन वैल्यूज मेरे पास है -2 एंड -3। सो पहले क्या अपन क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में गिवन क्या और क्या फाइंड करना है, फिर अपन अप्रोच को फिक्स करेंगे अपना। ओके, सो लिखा हुआ है कि देन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स मेरे पास, ये देखो मैट्रिक्स, ये कुछ गिवन है यहाँ पे मैट्रिक्स, इसका अपने को ऑर्डर बताना है। सो एक बात आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जो गिवन है मेरे पास। अगर मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे A 2 क्रॉस 2, और उसके जो आइगन वैल्यूज है मेरे पास है -2 एंड -3। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मैट्रिक्स का अपने को आइगन वैल्यू फाइंड करना है, और इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे आपके पास गिवन है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि a प्लस आई, ठीक है, -1 और a प्लस 5i ये इज इक्वल टू, और मैंने लिखा यहाँ पे e, ये आइगन वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे आपको पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में कैले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको अप्लाई करना है तो अपन आइगन वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कैसे, अब ये जो आइगन वैल्यूज है वो a के लिए -2 एंड -3। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फॉर a इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं आप लोग के लिए, फॉर आइगन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू λ1 इज इक्वल टू -2। ठीक, अगर मैं इसी को पुट कर रहा हूं यहाँ पे इस जगह पे, तो a की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे -2। ठीक है, इसको मैं फिर से लिखता हूं आप लोग के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस आई ये हो गया इनवर्स, और a प्लस 5i ये दिस वन। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो a की वैल्यू मेरे पास है -2, और i की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1, ये देख लो। सो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स इनवर्स, और a प्लस 5i, a प्लस 5i मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -2 है, सिंपल। सो ये हो गया -2 प्लस 5 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते तो ये हो गया -1 पावर -1, और ये हो गया मेरे पास -2 प्लस ये हो गया 3। इसका मतलब है मेरे पास हो गया आंसर 3 यहाँ पे। किसके लिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू -2 के लिए। अगर बात करूं मैं सेकंड नंबर का, तो ये हो गया आइगन वैल्यू ऑफ a मेरे पास है सेकंड नंबर का, वो है -3। ओके, अब इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये हो गया a प्लस आई, इसको मैं फिर से नोट डाउन कर लेता हूं, और a प्लस 5i जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, जैसे मैंने लास्ट यहाँ पे पुट किया था वैसे ही कुछ। सो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 और -3 प्लस 5 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो -2 पावर -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 5, हाउ मच 2। तो आंसर आ गया मेरे पास -1। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि -2 के करस्पॉन्डिंग आपको इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मिल रही है -3, और -3 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मिल रही है -1। सो यहां से आप आंसर दे सकते हो कि भाई मेरे पास आंसर आ चुके हैं, एक है -3 और एक है -1। तो ये मेरे पास आंसर, और ऑप्शन बस आपको मैच करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, कैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज किए, और ये भी क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसको आराम से आप नोट कर लो, और आपको कुछ भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। अगर जो भी आपके कॉमन डाउट्स निकल के आएंगे उस पे एक मैं कंफर्म है कि एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि सर ये क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो सर ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो जहां पे आप लोग फंस रहे हो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप लोग क्या करना है, आपको ना कमेंट करना है, और कमेंट्स करने पे आपको मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप लोग वहां पे वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी उसी एंड से यहाँ पे मेहनत करनी है आपके प्रिपरेशन के लिए। क्या आपको समझ में आ रही है चीज? ठीक है, सो आप इसको आराम से नोट कर लो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम आप लोग पूरा समझ गए होंगे, कैसा उसमें कॉन्सेप्ट लगता है, कैसे क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं हम लोग। सो आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखो, आप वीडियो को पॉज करो, फिर आपका जो आंसर आएगा फिर मेरे साथ आप लोग मैच कराना। ठीक है, सो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोगों ने सॉल्व जरूर किया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, और चलो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
सो अपना जो सबसे पहले जो अप्रोच होता है वो होता है अपने पास कि मैट्रिक्स जो गिवन है वो है 4x4 का, ठीक है। तो 4x4 का अगर मैट्रिक्स गिवन है और लिखा हुआ है कि इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A 4x4 आर -5 -2 1 और 4, तो एक बात बताओ 4x4 है तो मेरे पास कंफर्म सी बात है कि आइगन वैल्यू जो होगी वो 4 होंगी, 4 आइगन वैल्यूज होंगी यहाँ पे, और वही 4 आइगन वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है और मैं उसको लिखने जा रहा हूँ E ऑफ A ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। एक है -5, एक है -2, एक 1 और एक लास्ट 4, ये मेरे पास गिवन है आपको। और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये है A I I A। ये तो कुछ अजीब हो गया क्या, मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स बन गया यहाँ पे, है ना। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि A I और I A अगेन एक 2x2 का यहाँ पे मैट्रिक्स फिलहाल तो ये दिख रहा है। इसको अगर अपन देख के बोले तो एक 2x2 का मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, तो उसमें अपने को चेक करना है कि अगर A का आइगन वैल्यू है -5 -2 1 और 4, तो उस केस में A I I एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलो इसको अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे कि मैट्रिक्स लिखा हुआ है A I और I A, चलो इसको मैं एज्यूम करता हूं कि लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स B है, ठीक है। तो मैट्रिक्स B यहाँ पे है, तो आइगन वैल्यू आपको इसका चाहिए, और आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, A माइनस लैम्डा I डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, हम लोग यूज करते हैं ये, ठीक है। और A वहां पे होता है सिस्टम मैट्रिक्स, लेकिन इस बार मैट्रिक्स कौन सा है, इस बार मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B, ओके। सो इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा आपको, B माइनस लैम्डा I डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिखेगा। एक बात बताओ आप लोग, ये जो लैम्डा की वैल्यू है, ये लैम्डा की जो वैल्यू आइगन वैल्यूज है वो मैट्रिक्स A के लिए हो रही है, ओके। और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा तो ये जो लैम्डा की वैल्यूज है वो मैट्रिक्स B के लिए है, जिसको हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ये B के फॉर्म में, ठीक है, अगर मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये A I और I A, ठीक। ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स माइनस लैम्डा 1 0 0 1, और ये मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार हो रहा है। और इसी मैट्रिक्स का फिर आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म करना है इज इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक। अब इससे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप देखना यहाँ पे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और ये हो गया मेरे पास A माइनस लैम्डा, ये हो गया I, ये हो गया मेरे पास I, और A माइनस लैम्डा, यहाँ पहुंच गए हम लोग। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, सो निकाल लेते हैं। ये हो गया A माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस I स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये देख लो यहाँ पे। सो यहाँ पे अपन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, A माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपन। सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और A माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर। आपको ये पता है कि अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग पावर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I पावर n इज इक्वल टू I, मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम यहाँ पे पावर्स लेते हैं, मतलब I स्क्वायर I क्यूब, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विद इटसेल्फ आपको वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलता है, चाहे वो n की कोई भी वैल्यूज हो, और n वहां पे होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस I स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ A माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू I। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, मैंने चलो बोथ द साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा मेरे पास A माइनस लैम्डा, ठीक, और इज इक्वल टू प्लस और माइनस I, ये देख लो यहाँ पे। सो A माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस I, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे अप्लाई किया हम लोग। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी A माइनस प्लस I। सो ये इक्वेशन हम लोग पहुंच चुके हैं एक रिलेशन में, और इस रिलेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। अब एक काम करते हैं, अब अपन आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे, जो लिखा हुआ है कि A का जो आइगन वैल्यू है मेरे पास वो है -5 -2 1 एंड 4, ठीक। सबसे पहले देखो फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ A इज इक्वल टू -5, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 पे यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस, ठीक है। आप प्लस लिखो पहले, माइनस एक ही बात है कि माइनस प्लस I की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये आ रही है मेरे पास -5 -1, एक आ रही है -6, ठीक।
अगर मैं यहाँ से दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं तो आपको आराम से अच्छे से दिखेगा। एक पार्ट हो जाएगा -1 -5 -1 और एक हो जाएगा -5 +1, ठीक है। तो ये एक हो गया -6 और एक हो गया -4। सो आइगन वैल्यूज आ गई मेरे पास। किसके लिए? ए की वैल्यू जो आइगन वैल्यू थी वो है -5 और -5 के लिए मैट्रिक्स बी का आइगन वैल्यू मेरे पास आ गया है और वो है -6 एंड -4। क्या ये ऑप्शन से मैच कर रहा है? कहीं पे भी देखो तो चेक करो तो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म देखना पड़ेगा, दैट इज a इज इक्वल टू द सेकंड आइगन वैल्यू इज -2। अगर आपने इसको देखा तो यहां से आप बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू है मेरे पास -2 प्लस और -1। ओके, चाहे पहले प्लस लिखो माइनस लिखो, बात एक ही है, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको दो पार्ट में देखूं तो -2 -1, सो ये हो गया मेरे पास -3, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देखता हूं -2 +1 तो ये हो गया -1। सो अपने पास अगेन यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है मैट्रिक्स बी के लिए और ये है मेरे पास -3 -1। क्या आपको समझ में आ रही है चीज? तो क्या चेक करो कि ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं कहीं पे भी? सो आप देखोगे ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूं, चलो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर मैं ऑप्शन a इज इक्वल टू 1 के लिए ऑप्शन चेक करता हूं तो a इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया 1 माइनस +1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होगा 1 - 1 तो आ गया 0 और ये हो गया 1 + 1 तो ये हो गया 1 + 1 2। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इस केस में आपको अगेन दो आइगन वैल्यूज मिल रही है, एक है 0 और एक है 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को मैच करते हो तो आप देखो ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो ऑप्शन सी यहाँ पे मैच होता हुआ दिख रहा है। चलो एक काम करते हैं कि एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं और वो कौन सी वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट आइगन वैल्यू है a इज इक्वल टू यहाँ पे 4। जैसे अगर मैं 4 लिया तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 4 प्लस और -1 तो ये हो गया मेरे पास 4 + 1 और 4 - 1 तो ये हो गया मेरे पास 3 और ये हो गया मेरे पास 5। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो चेक कर लो आपके पास क्या ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या 5 के लिए ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या 3 के लिए कर रहा है? नहीं करेगा, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट थोड़ी ना हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अपना आंसर कौन सा हो रहा है? अपना आंसर हो रहा है ये, दैट इज -2, ये सॉरी +2 और ऑप्शन यहाँ पे सी। समझ में आ गई चीज? सो आप देखे होंगे कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। तो एक थोड़ा सा खास क्वेश्चन था कैले हैमिल्टन थ्योरम से बेस्ड। सो आप इसको आराम से नोट करो। सो आई थिंक आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। सो आप लोग ये समझ गए होंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम अपन कैसे देखते हैं, कॉन्सेप्ट कैसा होता है, इसका अप्रोच कैसा होता है। सो 3 से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डील किया हुआ है। मैंने एग्जांपल भी एक लिया हुआ था जिसमें पूरे कैले हैमिल्टन थ्योरम से कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, कैसे a की वैल्यू लैम्डा के इक्वल होती है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। सो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम के कुछ और भी क्वेश्चन के साथ में। और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन और भी आप लोग बनाइए। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, फिर हम लोग उस पे भी वीडियो पे अपन और वीडियो बनाएंगे उस पे, उस डाउट पे बेस्ड। ओके, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, बाय बाय।